अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी सारा डिस्कस किया अमेज़ोन को और अमेज़ोन के एफपीएम मॉडल को। आज मैं आपको बताने लगा हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा आजकल हाइप क्रिएट हुई है कि अकाउंट सस्पेंशन और अकाउंट डीएक्टिवेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे वो अकाउंट जिनके ऊपर एफपीएम हो रहा था और नए अकाउंट हो गए या यूज्ड हैं वो अकाउंट और बाद में आपने शिफ्ट कर लिया एफपीए में, या फिर आपने जिसके ऊपर अकाउंट के ऊपर एफपीएम बैन है और आप अब एफपीए कर रहे हो उसके ऊपर, तो वो अकाउंट बहुत ज़्यादा बैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी हाइप क्रिएट हो रही है। अब आप एक चीज़ समझ लें कि अमेज़ोन के ऊपर चलते हैं क्वार्टर्स। अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें चलते हैं क्वार्टर्स, यानी कि 3-3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, एक साल में 4 क्वार्टर्स बनते हैं। अब ये है क्वार्टर 4 यानी कि साल का आखिरी हिस्सा। अब क्वार्टर 4 में बेसिकली होता क्या है, मैं अगर आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। क्वार्टर 1 में क्या होता है कि हम एज अ न्यू सेलर बहुत आसानी से जाके बैठ जाते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग हो जाती है, हम चीज़ ले लेते हैं और सेलिंग शुरू कर देते हैं। क्वार्टर 2 में भी सेम हंटिंग और सेलिंग हो रही होती है। क्वार्टर 3 में क्या होता है कि हमें पता होता है क्वार्टर 4 आ रहा है आगे, और क्वार्टर 4 में जैसे क्रिसमस वगैरह है, जो बाहर के इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों की इन्वेंट्री उठा लेते हैं, होल्ड करते हैं अपने पास और क्वार्टर 4 में सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो ये होता है। तो क्वार्टर 3 में क्या होता है कि आप सेलिंग कर रहे हो, फिर क्वार्टर 3 के मिड में आके यानी कि जुलाई अगस्त आने से पहले, जुलाई में और अगस्त के अंदर आप क्या करते हो, आप इन्वेंट्री उस चीज़ की पहले से मैनेज कर लेते हो, इन्वेंट्री मैनेज करते हो, सारी अपनी चीज़ें सेट करते हो। यानी कि आपको पता होता है आपके भाई इस चीज़ की कितनी क्वांटिटी पड़ी है, एफपीए अगर आप कर रहे हो या एफपीएम भी कर रहे हो, अगर आर्बिट्राज कर रहे हो बीच में मर्ज करके, तो आपको ये पता है कि आपने कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। तो अब अच्छा था क्वार्टर 4। क्वार्टर 4 में जैसे आपकी सेलिंग हो रही होती है जो ऐसा पुराना सेलर बैठा हुआ है। क्वार्टर 4 में एक चीज़ हम थोड़ी समझ लेते हैं कि नया सेलर नहीं बैठ सकता। और क्यों नहीं बैठ सकता नया सेलर, आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी इवेंट्स वगैरह आते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, बट बाहर के मुल्कों में ऐसे नहीं है। जो भी इवेंट्स आते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर सकें। तो अब जैसे ही आपका ईस्टर हो गया, जैसे आपका न्यू ईयर हो गया, हेलोवीन हो गया, तो इनके क्रिसमस वगैरह ये इनकी इवेंट्स हैं। तो जब ये आते हैं तो आने के बाद आपका जो है इनकी सेल ज़्यादा होती है और ऑफ़ भी बहुत लगता है, बहुत सारे ब्रांड्स पे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफ़ लगता है। तो आप उनको बीट नहीं कर सकते, एज अ एफ भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप एज अ न्यू सेलर नहीं बैठ सकते। और आपने एज अ न्यू सेलर आके, तो क्राइटेरियाज होते हैं कि आप एज अ न्यू सेलर आए हो, फर्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत क्रूशियल है, तो आपने उस क्रिटिकल टाइम के अंदर आपने थोड़ा स्लो रुक रुक के पोस्टिंग करनी होती है, लिस्टिंग क्रिएट्स करनी होती है। बट एक मंथ में 10 करनी होती है, हर वीक में 2-2 3-3 बनती हैं, इस तरह करनी होती है। हर प्रोडक्ट के ऊपर 3-4 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं पकड़ने होते, बहुत ज़्यादा सेफली खेलना पड़ता है। तो ये होते हैं हमारे क्वार्टर्स। क्वार्टर 4 के अंदर आपकी जो है सेल बहुत ज़्यादा होती है, बट उन लोगों की होती है जिनकी इन्वेंट्री फंसी हुई है पिछले साल से, या फिर वो एज अ सेलर भी हैं, न्यू सेलर भी आप कह सकते हैं। तो उन्होंने बल्क में इन्वेंट्री उठाई होती है या अमेज़ोन से B2 करके बैठे होते हैं, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि ऑफ भी लगता है तो उनको वो मैनेज हो जाता है उनसे। अब होता क्या है, क्वार्टर 4 के अंदर आपका समय जो है, पहले 9 मंथ्स की सेल एक तरफ हो जाती है और क्वार्टर 4 की सेल एक तरफ होती है, यानी कि आखिरी 3 मंथ्स की सेल एक तरफ है और 9 माह की सेल एक तरफ है। क्योंकि इस क्वार्टर में सेल बहुत ज़्यादा होती है और लोग बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर के अंदर चीज़ें परचेज़ करते हैं। इसलिए क्वार्टर 4 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब में ज़्यादा क्वार्टर्स के हवाले से देखा जाए तो क्वार्टर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वार्टर है। तो अब क्वार्टर 4 के अंदर सेल ज़्यादा होने की वजह से तो बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एफपीएम के अकाउंट्स तो खासतौर पे बहुत ज़्यादा बैन होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल्स उतनी ज़्यादा फिर कंप्लेंट्स भी बढ़ती जाती हैं। अगर आप पहले 10-10 प्रोडक्ट्स अमेज़ोन सेल कर रहा था बाकी क्वार्टर्स में, तो अब 100-100 प्रोडक्ट्स कर रहा है, जिसके अंदर से हर 100 प्रोडक्ट्स के अंदर से 10-12 में कंप्लेन निकल आती है, या कस्टमर की तरफ से कंप्लेन होती है, या सेलर की वजह से कोई इशूज़ क्रिएट होते हैं, जैसे वो पैकेजिंग नहीं चेंज करता या कुछ भी ऐसे डायरेक्ट ड्रॉप शिप कर देता है। तो इन रीज़न्स की वजह से आपको काफ़ी सारे मसले फेस करने पड़ते हैं। तो आज मैं अब रिलेटेड टू सेक्शन 3 जो अमेज़ोन की सब पॉलिसीज़ हैं, अगर हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख लें मेन चीज़, तो उसमें ये है कि अगर अमेज़ोन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज़ की बात की जाए तो उसमें दो चीज़ें हैं, दो इश्यूज़ हैं। या तो आप मैंने आपको कल भी बताया था, रिटेल से लेकर रिटेल में नहीं सेल करना। आपको इसका सोल्यूशन है कि आप होलसेल से लें और रिटेल में सेल करें, और आपका जो 3PL सर्विस है उसको यूज़ करें ताकि उसकी पैकेजिंग वगैरह चेंज हो जाए। तो ये दोनों इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं ड्रॉप शिपिंग में। बट अगर आप ओवरऑल पॉलिसीज़ की बात करें अमेज़ोन की, तो अमेज़ोन की एक पॉलिसी है सेक्शन 3, काफ़ी लोगों ने उस बारे में सुना भी होगा, और A to Z गारंटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अगर आपने इनको रीड आउट किया है, प्राइवेसी इनकी जो पॉलिसी है इनको, तो आपको सेक्शन 3 के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयरली चांसेस होते हैं। अब सेक्शन 3 है क्या, सेक्शन 3 में आपके रिफंड्स, क्लेम्स वगैरह A to Z गारंटी के अंदर आपने कस्टमर से कैसे क्लेम्स वगैरह जो भी है वो सब डिस्क्राइब्ड है।
ठीक है। रिफ़ंड होते हैं, क्लेम्स होते हैं, चार्ज बैक गारंटी वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो अगर आपने वो स्टडी नहीं किया तो आपको वो करना पड़ेगा। एक दफ़ा आप जाके अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ लिख लें, यूएसए की वगैरह कहीं पे भी, तो उस पॉलिसी के अंदर ये एडेड है हर चीज़। तो इसके अंदर सेक्शन 3 क्यों लगता है? अब सेक्शन 3 जो हर अकाउंट है ना उस पर लगता सेक्शन 3 ही है। तो सेक्शन 3 के तहत सारे अकाउंट्स बैन होते हैं। तो अब इसमें से सवाल ये होता है कि यार हम तो बिल्कुल लीगल तरीके से चल रहे थे, सेक्शन 3 आ गया। तो सेक्शन 3 आप ये ना डिपेंड करें कि जो सेक्शन 3 में चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से आपको जो है ना वायलेशन या सस्पेंशन लगती है। आपको वायलेशन से सस्पेंशन तब भी लगती है तब जब आप इररेलेवेंट भी कोई गलती करते हैं, यानी कि आपका वीटीआर डाउन हो जाता है, ओडीआर, ओसीआर, एलएसआर, या फिर आपका जो है आईपी कंप्लेंट्स आती हैं, आईपीज़ की जो है ना इश्यूज़ आते हैं, या कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत आती हैं, या आपकी ऑर्डर जो है ना बहुत ज़्यादा डिफेक्ट होता है। तो इसकी वजह से आपकी जो भी कंप्लेन आएगी, एक तो आपके अकाउंट की हेल्थ पे मसला बनेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो है आईपी कंप्लेंट्स वगैरह ये इन वजूहत की वजह से आपका अकाउंट बैन होता है। अब रिसेंटली अमेज़ॉन ने अपना एल्गोरिथम चेंज किया है। अमेज़ॉन अपना जो है एल्गोरिथम हर कुछ टाइम बाद चेंज भी करता रहता है। अब जैसे इन्होंने हेल्थ के अंदर डाला तो कि पहले 3 तरह की लाइंस आपको शो होती थी कि जी आपका अकाउंट पहले रेड लाइन पे है, फिर येलो पे है, फिर ग्रीन पे आके हेल्दी हो गया। और अब जो है इन्होंने पॉइंट सिस्टम कर दी जो कि अप्लाई होंगे तकरीबन 26 अक्टूबर से। यानी कि आपकी रेटिंग 1000 प्लस रहनी चाहिए, अच्छी रेटिंग रहनी चाहिए, अकाउंट की हेल्थ बिल्कुल मेंटेन रहनी चाहिए। अब सेक्शन 3 है क्या? मैं आपको सेक्शन 3 के बारे में बताता हूँ। अमेज़ॉन का जो सेक्शन 3 है, मैंने एक पेज पे यहाँ पे खोला हुआ है। तो सेक्शन 3 में आपको बहुत सारी चीज़ें वायलेशन के ऊपर आपको सेक्शन 3 लगता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूँ, द बिजनेस, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अमेज़ॉन COC भी लिख लेते हैं, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्यों लगता है, ये आ गया सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट। तो हम इसको ओपन भी कर लेंगे। तो अमेज़ॉन का सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट क्यों लगता है, और ये इसलिए लगता है कि आपका जो अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ जाता है, या अब ये अमेज़ॉन सेलर फोरम्स के ऊपर इसने कोई एक पेज ओपन कर लिया है जिसके ऊपर एक पर्सन ने इसके ऊपर लिखा हुआ आई रिसीव दिस मेल, कि मुझे ये मेल रिसीव हुई है, योर अमेज़ॉन सेलर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3 ऑफ अमेज़ॉन बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट, योर लिस्टिंग हैज़ बीन रिमूव्ड। यानी कि उसको एक मेल रिसीव हुई जिसके अंदर उसके अंदर लिखा कि आपकी जो है सेक्शन 3 के अंडर जो है आपकी जो आपने पॉलिसी वायलेट की है उसके अंदर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, और जो आपने एग्रीमेंट में हमारे साथ किया था उसके अंदर, और आपकी जो जितनी भी लिस्टिंग्स हैं वो सब रिमूव हो गई हैं अकाउंट से। ठीक है। तो अब इस पर्सन ने यहाँ पे रीज़न पूछी है कि क्यों हुआ ये या ये वो, और अपनी जस्टिफिकेशन दी है कि यहाँ पे मैं तो ऐसे चल रहा था, वैसे चल रहा था। तो इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं कि आपका अकाउंट क्यों बैन होता है। तो अगर हम देखें कोड ऑफ कंडक्ट अमेज़ॉन का, तो वो क्या है कि उनकी पॉलिसीज़ वायलेट होती हैं तो वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट का नोटिस भेजते हैं। तो आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। एक आपके पास होता है वायलेशन का, देन आपके पास होता है सस्पेंशन का, देन डीएक्टिवेशन। तीनों चीज़ें अलग अलग है। मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियोस भी बना दूंगा कि सेक्शन 3 जब लगता है या आपको सस्पेंशन डायरेक्टली लगती है, टेम्परेरी सस्पेंशंस भी लग जाती हैं। ठीक है। तो उनकी वजह से भी आपका अकाउंट कुछ टाइम के लिए भी बैन होता है। मगर जब सेक्शन 3 आपको लगता है ये A to Z गारंटी क्लेम्स एंड चार्जबैक्स वगैरह लगता है, तो आपका अकाउंट डायरेक्टली मे बी डीएक्टिवेट भी हो जाए और सस्पेंशन की तरफ भी चला जाए। अब इसमें फ़र्क क्या है? सस्पेंशन क्या है कि आपके अकाउंट पे सस्पेंशन आ गई है, अब आप अपील वगैरह करो, या आपसे अमेज़ॉन इनवॉइसेस वगैरह मांगता है, या कुछ भी आपसे डिटेल मांगता है, तो आप उनको प्रोवाइड करोगे। डीएक्टिवेशन में क्या होगा कि आपका अकाउंट जो है वो प्रॉपरली बंद हो जाएगा। आप पेमेंट के लिए अपील वगैरह कर सकते हैं, और बहुत मुश्किलों से आपको रिसीव होती है, आपकी पेमेंट रिटर्न आती है, जो आपके सेलर सेंटर के अंदर आती है, जो आपके पार्सल्स जा चुके होते हैं उनकी पेमेंट जो आती है रिटर्न में, वो आपको अपील्स वगैरह के थ्रू मिल जाती है। ठीक है। और ये जाता है डीएक्टिवेशन में। अब डीएक्टिवेशन में जाता है अगर अकाउंट, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते वापस, यानी कि अमेज़ॉन को नहीं कह के खुलवा सकते। वो आपका समझ लें डीएक्टिवेट हो गया, यानी कि अकाउंट डिलीट हो गया एक तरह से। अब आप उसके ऊपर वर्किंग कभी नहीं कर सकते। बट सस्पेंशन के केस में क्या होता है, आप उनको प्रूफ्स देते हो, आप उनको अपील्स करते हो कि मेरा अकाउंट खोल दें, ऐसे वैसे, या फिर कोई भी आप उनको बात करते हो तो वो आपका अकाउंट खोल देते हैं। अच्छा, अब हम अपील कैसे करते हैं, मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा कि किस वजह से बैन हो रहा है। अच्छा, ये मैंने एक छोटी सी अपील तैयार की है, सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट। हम यहाँ पे लिखे हैं आई एम प्रिंसिपल ऑफ दैट अकाउंट, जो भी अकाउंट है। फिर हम सब में पहला पॉइंट, हमने सारे ब्लेम लेना है, या हमने उनको बताना है कि हमने वजह पकड़ ली है इस चीज़ की कि क्या वजह है। ठीक है। द रूट कॉज ऑफ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन, यानी कि अगर ये बना हुआ है सेक्शन 3, जो अपील मैंने ये तैयार की थी, ये ड्रॉप शिपिंग के लिए बनी हुई है।
we investigated and identified that some of our recent orders have been violated Amazon dropshipping policy. ठीक है, तो आपने मतलब इस तरह Amazon dropshipping policy we did not identify ourselves as the seller of your products on all packaging slips and information वगैरह, यानी कि हमने अपनी जो है ना चीज़ें नहीं प्रोवाइड की उसके ऊपर, और हमने केस यानी कि कोई भी इशू हो सकता है, यानी कि आपको पता है जो आप 2 नंबर कर रहे हो काम, या आप लीगल काम कर रहे हो, या फिर आप एक प्रॉपर वे में भी चल रहे हो, शायद एक पार्सल आपका गलत पैकिंग में चला जाए, किसी भी चीज़ से चला जाए, तो आपने फ़ौरन उसको इनको बताना है कि हमने ये हमें पता लगा और हमने जो है यहाँ से जैसे वी हैव अ प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम अ रिटेलर एंड सेंड टू योर कस्टमर बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ स्टॉक ऑफ दिस आइटम, यानी कि हमने उनको बताना है कि हमने रिटेलर से ही डायरेक्ट कस्टमर को शिप करवा दिया था और इस वजह से हमारा ये मसला आ गया क्योंकि हमारे पास आइटम नहीं थी ये वो। देन हमने अपनी बतानी मिस्टेक्स वगैरह बतानी है, हमने क्या कि जैसे मैंने आपको बताया था पैकेजिंग्स होती हैं, इनकी इनवाइसेस होती हैं, स्लिप्स होती हैं, एक्सटर्नल पैकेजिंग होती है, टेपिंग रैपिंग होती है, उसके ऊपर कोई भी अगर रिटेलर का नेम भी चला गया, वॉलमार्ट का डब्ल्यू भी चला गया, तो अमेज़न होशियार उनको पकड़ लेता है। ठीक है, तो हमने अपनी मिस्टेक्स बतानी है कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं, और जो है बाकी अपनी सारी अपनी गलती हमने मान लेनी है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने पॉलिसी जहाँ पे ये लिखी हुई है उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक्शन हम जो है इन फ्यूचर जो है ना क्या लेंगे इन इश्यूज़ का, तो हम अब यहाँ पे बात सब डाल देंगे VA। अच्छा, एक चीज़ आप मेन ट्रिक है, ये बहुत मज़े की बात है, आधे से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हो या किसी VA को देते हो, या अगर VA को नहीं भी देते तो आप अपने मेन जीमेल पे जिस पे आप सेलर सेंटर बनाते हो उससे एक्सेस नहीं करते। अगर मैंने फ़र्ज़ कर लें इस जीमेल पे, यहाँ पे मैंने इस जीमेल के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं इस जीमेल को एक्सेस नहीं करूँगा अपने अमेज़न सेलर सेंटर को लॉगिन करने के लिए। मैं एक एक्सटर्नल जीमेल बनाऊँगा यहाँ पे, और उससे ये देखिए यहाँ पे मैंने अमेज़न को बुक मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से उस सेलर सेंटर को ओपन करूँगा। ठीक है, ताकि कल को किसी भी इशू या एरर की वजह से मेरा अकाउंट बैन होता है तो मैं उनको ये कह सकता हूँ कि मेरे VA को पता नहीं था, उसने पॉलिसी नहीं रीड की, उसने ये नहीं किया, तो इसकी वजह से वन ट्रेड था और उसकी वजह से जो है ना हमारा उसकी वजह से बैन हो गया। तो हम उसके ऊपर कहानी डाल देंगे और फिर हम बताएंगे कि हम जो है ना अब FBA पे आने वाले हैं, हम FBA के ऊपर करेंगे, हम जो है ना लिस्टिंग को अच्छी तरह चेक करेंगे, एसेंस चेक करके, तो हम इसके ऊपर लिस्टिंग के अंदर आके बैठेंगे। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद अपने जो है जो भी प्रिकॉशंस हम देख लेंगे इन फ्यूचर, हम सारा कुछ उनको बता के एंड में हम थैंक्स वगैरह लिख के और रिगार्ड्स वगैरह लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अपील है। आपकी अपील कम से कम 5 से 6 सफ़ों की होनी चाहिए या 7 से 8 सफ़ों की होनी चाहिए, ताकि उनको मज़ा भी आए उसको रीड आउट करने में और वो ईज़िली उसको आपका अकाउंट ओपन भी कर दें। ठीक है, या एक तो ये आपने अपील भी देनी है। देन अगर आपके लिए बेस्ट है तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं सेलर सेंटर से जाके, तो वहाँ पे भी कस्टमर केयर सर्विस का ऑप्शन होता है, वहाँ पे भी जाके अपील कर सकते हैं, या उनको कॉल पे फेस टू फेस कॉल के ऊपर आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये भी एक सिनेरियो है। तो अगर हम वापस आएँ कोड ऑफ कंडक्ट या हम अपना अमेज़न सेक्शन 3 के ऊपर, तो अब होता ये है जो मेरी एक रिसर्च के थ्रू मुझे एक अंदाज़ा हो रहा है कि किस वजह से अकाउंट्स लोगों के बैन हो रहे हैं। वो इसलिए बैन हो रहे हैं क्योंकि लोग जो है, एक तो पहला मसला है आपका कि आप जो अब अमेज़न ने शुरू कर दी कि जिसका रेवेन्यू तेज़ी से जनरेट हो रहा है, 5 से 7-8 हज़ार डॉलर तक जनरेट हो रहा है एक दिन में, तो उनके अकाउंट्स ख़त्म कर रहे हैं। बाकी बात ये आ जाती है कि आपके पास अकाउंट कौन सा है। अगर आप FPM कर रहे हैं तो आपका अकाउंट गया, न्यू अकाउंट है तो आप खुदा का वास्ता है कि अभी मत करो काम। ठीक है, ये Q4 है, इसकी सख्ती जो है वो कम होगी Q4 के मतलब यानी कि दिसंबर के मिड के बाद इसकी सख्ती कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसके ऊपर काम ना करो। FPM अगर उसके ऊपर कर रहे हो, अब बाद में आप FPA पे ले गए हो, एक तो प्रोडक्ट FPM की कर रहे हो तब भी छोड़ दो। ठीक है, FPM पे अगर कर रहे हो और पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे हो और अब FPA कर रहे हो तब भी छोड़ दो। अगर किसी अकाउंट पे FPM बैन है और आप FPA के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो तो भी ना करो, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा इस क्वार्टर के लिए, क्योंकि इस क्वार्टर में अमेज़न ज़्यादा से ज़्यादा आपने अगर लिस्टिंग कुछ देखी होगी तो यहाँ पे अगर मैं इसी प्रोडक्ट की बात कर लूँ, ये पहले वाली ओपन होगी दोबारा, यहाँ पे जहाँ पे न्यू लिखा हुआ है यहाँ पे कई प्रोडक्ट्स पे प्री ऑन बाय बॉक्स लिखा आएगा और बाय अमेज़न या प्री ऑन बाय अमेज़न इस तरह लिखा होगा। तो इसका ये मतलब है कि अमेज़न उस प्रोडक्ट के ऊपर अभी नहीं तो महीने बाद आके बैठ जाएगा। तो वो इस वजह से भी, जहाँ तक मुझे लगता है, इस वजह से भी आपको लिस्टिंग से आउट करता है। अमेज़न करता है कि आपको शॉर्ट लिस्ट करी जा रहा है। जो भी FPM के सेलर्स हैं ज़्यादातर उनको अमेज़न लिस्टिंग से ही रिमूव कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं इस लिस्टिंग के अंदर बैठा हूँ तो अमेज़न क्या करेगा, मुझे यहाँ से लिस्टिंग से रिमूव कर देगा एज FPM। अगर ये LLC वाला कोई बैठा हुआ है या ये स्टोर वाला, ग्रोसरी स्टोर वाला बैठा हुआ है, तो इन
इनको शॉर्टलिस्ट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल, पहले भी अमेज़ोन के पास ही जा रही थी बट अमेज़ोन को अब कहीं पे बीट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। और जो है अमेज़ोन को अगर बीट अगर करना होता है, अगर वो बाई बॉक्स में आता भी है तो वो डायरेक्टली पहले नंबर पे नहीं आता, उसको तकरीबन 48 से 72 घंटे लगते हैं वापस अपनी पोजीशन लेने पे, उसके बाद वो किसी को पोजीशन नहीं लेने देता, ठीक है, यानी कि बाई बॉक्स विन नहीं करने देता। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी जो है ना प्रैक्टिस के अंदर हम सीखते हैं। तो इसमें हमें क्या है कि आप इन अकाउंट्स पे काम नहीं करें, आप पे आउट्स की कोशिश करें, जो है आपकी रेवेन्यू है आप उसके ऊपर कोशिश करें कि कम से कम रेवेन्यू जनरेट करें। ज़्यादा रेवेन्यू की तरफ जाएंगे तो आपके अकाउंट को मसला भी हो जाएगा और बैन भी हो सकता है। और कोशिश ये करें कि अपने जो पे आउट्स हैं, जो अपने पे आउट्स लेने हैं अमेज़ोन से, वो अब सारे ना निकालें। अगर $1000 आपके अकाउंट में, तो आप 200, 400 या 500 तक निकाल लें, 50% रहने दें। तो अमेज़ोन इस चीज़ को भी डिटेक्ट करता है कि वो आप उनके अकाउंट से तेज़ी से पैसे, हालांकि आपके अकाउंट में है सेलर सेंटर में, बट आप एक चीज़, एक और मेन ट्रिक याद रखिएगा, टिप है आपके लिए कि अगर आप अपना सेलर सेंटर चला रहे हैं, मैं आपको इन फ्यूचर अपना सेलर सेंटर भी दिखाऊंगा, अगर आप सेलर सेंटर अपना चला रहे हैं एज ए सेलर सेंटर, अगर ये ओपन है तो आपका कर्सर कहीं पे भी मूव कर रहा है तो ये आपका एक तरह से मॉनिटर हो रहा है, वो अपने सर्वर में आपके इस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो है आपने बहुत ध्यान से देखना है। आपने ये नहीं करना कि एक ही सेलर सेंटर के ऊपर और भी मल्टीपल ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो उनके सर्वर में जा रही हूँ, तो आपने ये भी नहीं करना। तो और दूसरा ये है कि अगर ऐसा सेलर सेंटर की मेरे पास ओपन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट है, यानी कि मैं इस प्रोडक्ट पे आता हूँ, अगर ये प्रोडक्ट सेल हो रही है 12 से 28 के दरमियान, 12-28 की सेल हो रही है और इसके ऊपर तकरीबन 27 बंदे बैठे हैं और 27 कोई 12 से लेके हाईएस्ट प्राइस की 20 या 22 तक जा रही है। तो अगर हम शॉर्ट लिस्ट के खतरे से बचना चाहते हैं, या फिर अगर हम ये कहते हैं कि यार हम अगर लिस्टिंग से आउट हो गए, हमें दोबारा जो है इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर ऐड टू लिस्ट करना पड़ेगा, फिर हमें बैठना पड़ेगा, फिर हमें बाई बॉक्स विन करना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ से हटना चाहते हो तो एक बाई बॉक्स की ट्रिक एक और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं आपके साथ काफ़ी सारे ट्रिक्स शेयर करूँगा जो हम यूज़ करते हैं। तो हम अपनी प्राइस को 12 से 50 पे ले जाते हैं, ताकि हम यहाँ पे अगर टॉप में है, या हम 20-30 पे ले जाते हैं। फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे अगर ये 12 में सेल हो रही है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको 22, 23, 24 में भी सेल कर रहे हैं। अगर हम इसको 50 कर देते हैं कि लास्ट पे आके हम बैठ जाएं ताकि हमें ऑर्डर ना पड़े। मैंने आपको बताया था हमने 3 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं पकड़ने एक डे में। मैं इसको क्राइटेरिया को इन फ्यूचर डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो अगर हम उससे बचने के लिए हम बाई बॉक्स छोड़ते हैं, तो हम अगर लास्ट में आके बैठते हैं, तो लास्ट में आके बैठने के ऊपर अगर हम करते हैं कि 50 पे लगा दी, यही प्रोडक्ट की प्राइस 50 में लगा दी, तो अमेज़ोन आपको फिर भी शॉर्ट लिस्ट कर देगा, यानी कि रिमूव कर देगा, क्योंकि वो देखेगा कि सब 12, 13, 10, $12 इसके ऊपर अर्न कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आप एकदम $50 उसके ऊपर आके बैठ गए हो, आपने हाई कर दी प्राइस, तो उनका जो है यानी कि प्राइस में बहुत डिफरेंस भी आ जाता है और दूसरा उनकी मार्केट भी ख़राब होती है। तो इसकी वजह से भी अमेज़ोन आपको शॉर्ट लिस्ट कर रहा है। सेकेंडली चीज़, अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। अब ये बाई बॉक्स है, मैंने आपको बताया था बाई बॉक्स हमारी जान नहीं छोड़ेगा कभी भी। ये 14.95 में सेल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ्री डिलीवरी दे रहा है। फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे अगर ये पर्सन 8 की दे रहा हो, ठीक है, 8 की दे रहा है और यहाँ पे उसने फ्री डिलीवरी नहीं लगाया, उसने सिर्फ लगाया है फ्री की जगह $6 डिलीवरी। तो इसका मतलब आप उससे डिलीवरी एक्स्ट्रा ले रहे हो, बात तो आपकी 14 पे ही आ रही है। बट कस्टमर को एज वो डिलीवरी नहीं देखता, वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे 8 की देख के आपको ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर कर लेता है। फ़र्ज़ करो अगर इसके ऊपर अमेज़ोन नहीं है, ये एक्सप्रेस की लिस्टिंग है, ठीक है, तो आपको अगर वो ऑर्डर कर देता है और उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली $15 कटते हैं या $14 कट जाते हैं, तो वो तो चीखेगा, ठीक है। बट अगर वो नहीं भी बोलता, मेनली कस्टमर आके पहले देखता है उसके बाद वो बोलता है। अब अगर आप क्या करोगे, अगर आप यही प्रोडक्ट आप 8 में दे रहे हो बट डिलीवरी उसको चार्ज लगा रहे हो उसको $20 का, तो जाहिर सी बात है कस्टमर अपने राइट पे उसने तो बोलना है अमेज़ोन को कि मैंने $15 की चीज़ मंगाई है और आपने मुझे $20 डिलीवरी लगा दी, ठीक है। तो वो आपसे आके आपको क्लेम भी कर सकता है, या आपको IP कंप्लेन का भी इशू आ सकता है, या फिर आपका जो है कस्टमर कंप्लेन आ सकती है, आपके पास नेगेटिव रिव्यूज़ आ सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपके अकाउंट की हेल्थ डाउन होती है और आपका अकाउंट बैन होता है। ये काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। मेनली जो अभी तक मेरी समझ में आ रहा है वो ज़्यादातर इसलिए आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ्रॉड एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, FPM बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस क्वार्टर के अंदर उनको लगता है कि अमेज़ोन का इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपको पकड़ सके, तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अब ड्रॉप शिपिंग शुरू कर रहे हैं और ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली सोर्स से वॉलमार्ट से लिया और कस्टमर का एड्रेस देके वहीं पर डिलीवर करवाया, ना उसकी पैकेजिंग चेंज की ना कुछ और, तो आप डायरेक्टली उनको यूज़ कर रहे हो, उन्हीं की ट्रैकिंग यूज़ करके, ताकि अमेज़ोन को अभी टाइम नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस मंथ में सेल, इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो वो इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दे रहे होते, बट उनका सर्वर जो है वो आपको सब डिटेक्ट कर रहा होता है ईच एंड एवरी
एवरीथिंग। जब उनके पास ट्रैकिंग जाती है वो चेक करते हैं और देन उनको जब वो मैंने आपको कल भी बताया था एक तस्वीर आपके पास पार्सल के पास खड़े होकर वो अमेज़ोन वाला जो राइडर होगा या कोई भी राइडर होगा वो आपको सेंड करता है, आपको भी करेगा जो एज अ सेलर है और अमेज़ोन को भी जाएगी वो पिक्चर, तो उनके पास रिकॉर्ड में होता है, वो चेक होता है तो पकड़े जाते हैं। तो एक तो ये मेन रीज़न हो सकती है कि लोग ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सेकेंड रीज़न ये हो सकती है कि लोगों के पास इस चीज़ का टाइम ही नहीं है वो कस्टमर को कस्टमर सर्विस दें, ठीक है। यानी कि एज अ सेलर मेरे पास दिन के 100 ऑर्डर्स हैं तो मुझे वही शिप करते करते मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कस्टमर को भी हैंडल करूं डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं उनको भी नहीं हैंडल कर सकता, तो मैं अपना उनको टाइम नहीं देता, जिसकी वजह से एक तो होता है कि आप जैसे ही आपको कस्टमर ने ऑर्डर किया आपके पास चीज़ नहीं है तो आप उनको रिफंड दे दो। अब जाहिर सी बात है कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया है, 2 दिन गुजर गए, आपने उनकी ना उनको ट्रैकिंग दी है अमेज़ोन को, आपका बीटीआर भी डाउन हो रहा है और ना ही आपने कस्टमर का अगर आपको मैसेज आया तो आपने उनको रिप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है कस्टमर ने अमेज़ोन को कंप्लेन करनी चाहिए। अमेज़ोन को कंप्लेन करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका सेलर सेंटर डिटेक्ट होगा और वो आपका सेलर सेंटर बंद कर देंगे, ठीक है। मैं आपको ये सेक्शन 3 दोबारा भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ये सेक्शन 3 की अपील है, ये मैंने तैयार की है। और एक और चीज़ भी, अगर आपके पास 100% है आपकी हेल्थ, ठीक है, और आपका जो है एरर के थ्रू अगर किसी बंद हुआ, अभी मेरे पास तो कोई ऐसा एरर वाला अकाउंट आया नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता कि एक एरर कैसे शो होता है। तो एरर में जाकर अपने पेस्ट करना है, अगर आप उनको प्रूफ्स देना चाहते हो तो आप उनको दे दोगे अपनी जो है शिपिंग, मैं आपको यहाँ पे को ओपन करके दिखाता हूँ। आप उनको यहाँ पे दे दोगे शिपिंग स्लिप्स दे दोगे, अपनी कस्टमर से उनके रिव्यूज़ लेके दे दोगे कि जी आपको पार्सल मिल गया था, उन्होंने कहना जी हमें मिल गया था, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, शिपिंग स्लिप्स की PDF दे देंगे हम उनको, हम कस्टमर रिव्यूज़ दे देंगे, हम इनवॉइसेस दे देंगे, हम जो है आपको ऑर्डर की डिटेल्स दे देंगे, ऑर्डर डिटेल्स कह लें या ऑर्डर इनवॉइसेस कह लें, मैं यहाँ पे डिटेल्स लिख देता हूँ। आप ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे, देन आप अगर आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते तो आप सिंपली ये अपील दे सकते हो। अगर ये तो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग की है, आपको अपनी अपील को तैयार करवानी है, ऐसे ना करना कि एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया आपने और कॉपी पेस्ट करके आप जब लगाते हो तो आप रिजेक्ट हो गए, फिर आपने कहना कि हम रिजेक्ट हो गए, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ ये कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इसका है ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी वायलेट करते हो तो अगर आपके अकाउंट एज अ एरर बंद होता है वहाँ पे, तब आपने जाके ये सारी चीज़ें देनी है एंड देन आप उनको बताते हो कि ये चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, आप वेरीफाई कर लें इस चीज़ को और मेरा अकाउंट रीओपन कर दें। तो ये सिनेरियो होता है। अब सेक्शन 3 बहुत ज़्यादा ही लगता है अकाउंट्स के ऊपर, बिला वजह अब ये अमेज़ॉन लोगों को निकाल रहा है, शॉर्ट लिस्ट कर रहा है, लिस्टिंग रिमूव कर रहा है, सेक्शन 3 लगा रहा है, A to Z गारंटी लगा रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है फिलहाल। तो मेरा मशवरा ये है कि आप FPM अगर कर रहे हो या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो उसको एक टाइम के लिए रोक दो, क्योंकि जैसे अमेज़ॉन ने पहले ORGenius को और गेटमोर के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया था कि इनकी ट्रैकिंग नहीं यूज़ करनी, तो इसी तरह अमेज़ॉन इस टाइम स्ट्रिक्ट हुआ है कि आप 3PL को, उनको पता है कि ये 3PL लॉजिस्टिक्स सर्विस के पास रखवा के प्रोडक्ट तो आगे शिप कराते हैं FPM के अंदर, तो उस चीज़ के ऊपर भी अमेज़ॉन थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और मे बी टेम्परेरीली आपका जो है FPM बैन हो, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आ जाए, लोग ना कर सकें FPM को बैन करे अमेज़ॉन। बट इसमें एक सिनेरियो ये भी है जहाँ पे मेरी नज़र में आता है कि आपका 100 में से 60 to 70% आपका जो है 60% तो आपका पक्का अमेज़ॉन जो है वो आपका चल रहा है FPM के ऊपर, ठीक है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है लोग वो आपका है FPM। इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, अगर आपको रिसर्च कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं भी आपको बता दूंगा अगर आपको किसी को हेल्प चाहिए। मगर ये है कि उनको FPM ज़्यादा प्रॉफिटेबल पर्सन लगता है या काइंड लगता है, तो उनको वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल की वजह से वो उनको रिमूव नहीं करते, बट अब वो ज़्यादा रिमूव कर रहे हैं इन चीज़ों को, खासतौर पे Q4 को। मैं Q4 पे भी अगर आप कहते हो तो मटेरियल पे वीडियो बना दूंगा, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इन सम सिनेरियो आपका Q4 आपके लिए बहुत वेरी करता है, बहुत आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि अब मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो इसकी वायलेशन वायलेशन कह रहे हैं, इसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही होगी यहाँ पे BSRs वगैरह में, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है अभी मॉस्किटो रिपेलर है, ये कल 1 नंबर पे था, आई थिंक आज ही 5th नंबर पे है, और टॉप के BSR को वापस नीचे आने में बड़ा टाइम लगता है, और इसी तरह वो ऊपर जाता है तो एक दिन में ऊपर चला जाता है, एक दिन में 1 से 10,000 के करीब चला जाएगा, कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फ्लक्चुएशन कहाँ पे हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस टाइम टॉप में अगर कोई प्रोडक्ट आती होगी तो वो आपकी होम एंड किचन में, जैसे लाइट्स हैं, क्रिसमस लाइट्स हैं, या आपकी जो है हेलोवीन की लाइट्स हैं, कैंडीज़ हैं, हैट्स हैं, कुछ भी हैं, कपड़े हैं, जैसे कॉस्ट्यूम्स हैं, कुछ भी है, तो वो ज़्यादा सेल होंगी, जाहिर सी बात है, उनका इवेंट आ रहा है। तो इसी तरह
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देख के चलनी पड़ती हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप FPN करो, ठीक है। आप FPM मत करो, और ख़ास तौर पे उस अकाउंट पे जिस पे FPM पहले ही बैन हो, उस पे तो बहुत रिस्क है। एंड सेकेंडली उस अकाउंट पे रिस्क है जो आपका न्यू अकाउंट है FPM के अंदर। जैसे मैं आपको यहाँ पे भी एक जो है एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी एक पर्सन है, इसकी 112 रेटिंग है, मे बी ये जल्दी रिमूव हो जाए इस लिस्टिंग से। देखना है यहाँ पे अमेजोन 26 का सेल कर रहा है, इसने 43 का लगा है। अगर इसको 70 तक करता है तो अमेजोन इसको शॉर्ट लिस्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे पर्सन है, अब इसकी रेटिंग देखें कितनी है, ठीक है, 1,28,000 है। तो इसको अमेजोन कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि ऐसा पुराना सेलर है। ये न्यू सेलर है, इसको भी अमेजोन रिमूव कर सकता है। ये जस्ट लॉन्च है, इसको भी रिमूव कर सकता है। देखिए इसने 8 से 7 50 में प्राइस लगाई है, ठीक है। बट अभी अमेजोन इसके ऊपर बैठा हुआ है, अभी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ है ना, उसने बाई बॉक्स छोड़ा है, लिस्टिंग स्पेस्ट है, ठीक है। बट उसने आते जाते 50 पे लगा लिया एज अ न्यू सेलर। तो इस चीज़ को भी अमेजोन जस्टिफाई करता है, वो देखता है कि यार इतनी ज़्यादा आपने प्राइस कर दी है ये वो, तो इस बेस पे भी आपके अकाउंट्स बैन होते हैं। हम आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस करने वाली, ख़ासतौर पे जो इलीगल मेथड्स हैं मैं आपको उनकी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे लोग यूज़ करते हैं उनको। और बट मैं सॉल्यूशंस नहीं बताऊंगा, अगर आपको वो पता लगे तो आप इलीगल वे में निकल जाओगे। सो इस वजह से मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू उनका भी दे दूंगा जो है इलीगल चीज़ें हो रही हैं। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ वगैरह का भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, अब ये एक पर्सन ही सेल कर सकता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये प्राइवेट लेबल होता, कल भी मैंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था। ये जो है आपको ग्रीन कलर का एक टिक शो हो रहा है, ये आपको रेड कलर का एक जो है ना लोगो शो करेगा, और यहाँ पे लिखेगा कि आपके ऊपर IP कंप्लेंट्स का चांस है, उसके ऊपर IP कंप्लेंट्स आ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये होगी प्राइवेट लेबल की, और ये ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा जिसको आप सेल कर रहे हो, या उसकी कॉपी बिठा के बना के आप नई लिस्टिंग पे बैठ के सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सेक्शन 3 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने सेक्शन 3 या आपने पॉलिसी नहीं पढ़ी तो प्लीज़ आप लोग एक दफ़ा पॉलिसीज़ पढ़ लीजिएगा शुरू करने से पहले, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि पॉलिसीज़ में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि आम गूगल नहीं है कि जिसको हमने नया अकाउंट बनाया और पॉलिसी को एग्री करके आगे कर दिया। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनके पास सिस्टम्स बहुत हैं, सर्वर्स बहुत हैं, तो ये आपको हर चीज़ को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप प्लीज़ इसको जो है रीड आउट एक दफ़ा ज़रूर कर लीजिएगा। और फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपको काफ़ी सारी और चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और आपको कोई भी डिटेल या कोई भी जो है कंसल्ट करना हो किसी चीज़ के बारे में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।